नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मध्य प्रदेश में आए हुए कुछ प्रश्नों की, जो कृषि से संबंधित है। ओनली कृषि से संबंधित प्रश्नों की ही हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मिट्टी की पोषक सामग्री को लगातार बढ़ा सकता है? तो रेत, खाद, ताजा पशु गोबर और वाणिज्यिक उर्वरक। तो सबसे पहले ऑप्शन देंगे रेत। रेत तो नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि पोषक पोषक तत्व तो रेत से तो मिलते नहीं है, तो ये तो रॉन्ग आंसर हुआ। खाद, हाँ खाद बढ़ा सकती है, क्योंकि खाद जो है लंबे समय तक खाद का इफेक्ट रहता है। जैसे FYM फार्म यार्ड मैन्योर है, जो गोबर की खाद जिसे कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट है, केचुए की खाद, इससे लंबे समय तक इनका इफेक्ट रहता है। इससे मिट्टी में पोषक सामग्री को लगातार बढ़ा सकते हैं, लेकिन ताजा पशु गोबर यूज करके हम इसे नहीं बढ़ा सकते। तो ताजा पशु गोबर भी रॉन्ग आंसर। तब तक ये न्यूट्रिएंट नहीं देगा पौधों के लिए जब तक यह पूर्णतः विघटित नहीं हो जाता। अगला ऑप्शन है वाणिज्यिक उर्वरक। वाणिज्यिक उर्वरक ये तो इंस्टेंट यूज के लिए होते हैं, मतलब कि थोड़े समय के लिए ही लाभकर होते हैं। इनका बस उपयोग करते ही दो दो से 4 महीने तक ही इफेक्ट रहता है, ये लंबे समय तक नहीं चलते हैं। तो मिट्टी की पोषक सामग्री को लगातार बढ़ा सकता है कौन? तो खाद। सही आंसर कौन सा होगा? खाद लंबे समय तक मिट्टी की पोषक सामग्री को लगातार बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, रोपाई के दौरान टमाटर की बीज दर क्या है? 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, 600 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से मिट्टी में पानी के प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार बताई गई है। तो पानी जो पानी ऊपर है, मिट्टी की सतह से है, सतह पर है, उसको मिट्टी के अंदर प्रवेश करना, ये क्या कहलाता है? अंतःस्पंदन, सीपेज, लीचिंग। प्रतिशत नहीं, यहाँ पे परकोलेशन है। तो अंतःस्पंदन इसका सही उत्तर होगा, जो है अंतःस्पंदन। पृथ्वी की सतह से मिट्टी में पानी की प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःस्पंदन। सीपेज जो है हॉरिजेंटल पर, जैसे आपने देखा होगा नहरों के किनारे जो पानी मतलब कि पानी भर जाता है ना, वो सीपेज के कारण होता है। लीचिंग, न्यूट्रिएंट्स के साथ पानी को, वाटर को न्यूट्रिएंट के साथ मिट्टी की सतह से नीचे ले जाना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। लेकिन परकोलेशन, परकोलेशन क्या कहलाता है? ये प्रतिशत नहीं है, परकोलेशन है। परकोलेशन, इसमें क्या होता है? परकोलेशन में जो पानी होता है वो मिट्टी की सतह के अंदर जाता तो है, लेकिन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फ्लो हो जाता है। इन जैसे आप एक सतह के अंदर मतलब पानी गया, और जैसे ये सतह है, ये मिट्टी की सतह है और ये नीचे की लेयर है, तो सीधा जाए तो ये क्या है? इन्फिल्ट्रेशन है। लेकिन पानी अंदर जाके ऐसे फ्लो करे, या इस अंदर जाके मुड़ जाए, तो इसे क्या कहते हैं? परकोलेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा फल पकने वाला हार्मोन है, या इसमें से कौन सा फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। तो आप सभी जानते हैं एथिलीन का यूज जो है फल पकाने के लिए
यूज किया जाता है किसका, एथिलीन का। एथिलीन का प्रयोग किस लिए, फलों को पकाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का, फलों को पकाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न है, खस्ता फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू का कारण जीव क्या है। तो कवक, बैक्टीरिया, नेमेटोड या वायरस। तो सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा कवक। पाउडरी मिल्ड्यू या खस्ता फफूंदी का कारक जीव है कवक। अगला क्वेश्चन है, जब एक पौधे का हिस्सा जीर्णता से होकर गुजरता है, पोषक तत्व हो सकते हैं बिल्टिंग, जिसे बिल्टिंग कहेंगे, जीर्णता मतलब बिल्टिंग से होकर गुजरता है। व्हेन अ प्लांट पार्ट अंडरगोन सेंसिसनेस एंड न्यूट्रिएंट में भी, न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, तो इसका आंसर होगा जीर्ण हिस्से में संचित हो जाएंगे, जीर्ण हिस्से से निथर जाएंगे या निकल जाएंगे, जीर्ण हिस्से से दूसरे हिस्से में स्थानांतरण हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है जीर्ण हिस्से से दूसरे हिस्से में क्या हो जाएंगे, स्थानांतरण हो जाएंगे। जब मुरझाने लगे, जब एक पौधे का हिस्सा जीर्णता, जीर्णता यानी मुरझाने लगे या उसे सूखने लगे, मुरझान से होकर गुजरता है, तो पोषक तत्व हो सकते हैं जीर्ण हिस्से से दूसरे हिस्से में। जहां पे कोई मतलब कि कोई पत्ता कोई कोई प्लांट का हिस्सा सूख रहा है, तो उसको वो सूखने से, सूखने के कारण जो उसका जो पोषक तत्व है वो कहाँ चले जाएंगे, जो 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 स्वस्थ हिस्से उस हिस्से में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन का सबसे तेज विधि कौन सी है। पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन प्रजनन, चयन, परिचय या संकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। म्यूटेशन पादप प्रजनन का सबसे तेज विधि है। पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि कौन सी है, म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को, 23 दिसंबर को, 23 मार्च को या 16 अक्टूबर को। तो सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कीट आबादी या कीट के हमले को कम करने के लिए फसल चक्र का उपयोग एक विधि है। तो फसल चक्र का उपयोग करना किसके लिए, कीट के नियंत्रण के लिए या इंसेक्ट कंट्रोल के लिए क्या करना, फसल चक्र का उपयोग करना क्या कहलाता है। तो ये क्या है, सांस्कृतिक या कल्चरल कल्चरल प्रैक्टिस है या सांस्कृतिक सांस्कृतिक विधि है, जो है कीट आबादी या कीट के हमले को कम करने के लिए फसल चक्र का उपयोग करना एक क्या है, सांस्कृतिक विधि है। फसल चक्र का उपयोग क्या है, सांस्कृतिक विधि। कीटों को केमिकल या रासायनिक तौर पे कोई हर्बिसाइड यूज करना या इंसेक्टिसाइड का यूज, रासायनिक। मैकेनिकल मीन्स जैसे कोई उपकरण जो कीट को आकर्षित करे और उसमें वह मर जाए, तो ये मैकेनिकल है। और भौतिक जो है, फिजिकल कौन सा है, जो हम कृषि क्रियाएं करते हैं जैसे जुताई करते हैं, उससे जो कीटों को जो मिट्टी में छुपे हुए कीट है उनको बाहर लाना, जिससे धूप के कारण उसके जो अंडे हैं, जो निम्फ है, वो मर जाएं। एक भौतिक विधि है। अगला प्रश्न है, विधि किस विधि में कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए जीवित जीवों का उपयोग शामिल है। जैविक विधि में, भौतिक में, सांस्कृतिक में या मैकेनिकल में।
तो इसका सही आंसर है जैविक विधि। जैविक विधि में जो हम कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए जीवित जीवों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार की कृषि मूल्य समर्थन नीति का मुख्य रूप से लाभ उठाना है उद्योग। जो सरकार की कृषि मूल्य समर्थन नीति है, एमएसपी जिसे समर्थन मूल्य कृषि मूल्य समर्थन नीति या एमएसपी कहते हैं, का मुख्य रूप से लाभ उठाना है। उद्योगपति एमएसपी का लाभ उठाएगा? नहीं। सरकार उठाएगी? नहीं। मिडिल मैन उठाएगा? नहीं। किसान और उपभोक्ता। तो सही आंसर होगा किसान और उपभोक्ता जो है सरकार की कृषि मूल्य समर्थन नीति का मुख्य रूप से लाभ उठाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? रैपसीड, तिल, सोयाबीन या सरसों? तो आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से तिलहनी फसल उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है किस चीज का? तो नीचे आते हैं, भारत जो है दुनिया में किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो कौन से घटक का है? तो आंसर देखते हैं, दाल, गेहूं, गन्ना या चावल। जो दाल जो है, दाल का दालों का जो है, भारत भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। उत्पादन भी सबसे ज्यादा दाल का भारत में होता है और उपभोग भी सबसे ज्यादा दाल का कहां पे होता है? भारत में। गेहूं में जो है दूसरे स्थान पर है, गन्ने में तीसरे स्थान पर, चावल में भी दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मूल्य सिद्धांत की एक शाखा है, मूल्य सिद्धांत की एक शाखा है तो सार्वजनिक वित्त की, विपणन, मैक्रो अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र? तो मूल्य सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखा है। किसकी शाखा है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखा है। कौन? मूल्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एटीपी अणु एडीपी के हस्तांतरण में और ऊर्जा भंडारण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सा जो कंपोनेंट है या घटक है जो एटीपी अणु है, अणु के एटीपी अणु एडीपी के हस्तांतरण में ऊर्जा भंडारण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है? तो सही उत्तर की बात करें तो फास्फोरस। फास्फोरस जो है एटीपी अणु और एडीपी के हस्तांतरण में ऊर्जा भंडारण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, तो वो है फास्फोरस। अगला प्रश्न है, किस किस्म का आम उच्च घनत्व वाले रोपण के लिए उपयुक्त है? आम्रपाली, चौसा, दशहरी या हिमसागर? तो आप सब जानते हैं कि सबसे छोटा पौधा किसका होता है? आम्रपाली का होता है। और ये उच्च घनत्व के वाले रोपण के लिए उपयुक्त माना जाता है। कौन सा? आम्रपाली। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण एक प्रक्रिया है जहां पे मिट्टी कटाव व हानि से सुरक्षित होती है, बह जाती है, बंजर बन जाती है, बाधित होती है। मृदा संरक्षण क्या कौन सी क्रिया है? कटाव व हानि से सुरक्षित होती है। मृदा संरक्षण करेंगे तो कटाव, जो मिट्टी का कटाव होता है ना, उससे सुरक्षित होगी। एनएआरएस का मतलब क्या है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान स्ट्रीम, राष्ट्रीय कृषि समीक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली या राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान प्रणाली? तो इसका सही उत्तर जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली, एनएआरएस, नेशनल
एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम जो है इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी पानी के अपरदन का सही अनुक्रम है? जो मिट्टी पानी का जो कटाव होता है उसका सही अनुक्रम कौन सा है? डिपोजिशन, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिटैचमेंट, डिपोजिशन और निक्षेपण, डिटैचमेंट, एबॉर्शन, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन या डिपोजिशन। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। पहले डिटैचमेंट, जो 12 पार्टिकल होंगे जो बने हुए एक दूसरे वो पहले डिटैच होंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, उसके बाद उनका डिपोजिशन होगा, यानी कि यहाँ पे एक जगह पर संग्रह होगा। अगला प्रश्न है फसल परिस्थिति का अर्थ है। जो फसल परिस्थिति उसका अर्थ क्या है? तो आर्थिक कारकों के लिए फसल पौधों का संबंध, फसल पौधों का उनके पर्यावरण से संबंध, फसल पौधों का उनके फसल प्रणाली से संबंध, फसल पौधों का उनके वितरण से संबंध। तो इसका सही उत्तर जो है फसल पौधों का उनके पर्यावरण से संबंध। फसल परिस्थिति का अर्थ है फसल पौधों का उनके पर्यावरण से संबंध। परिस्थिति क्या कहलाती है? जो जैविक घटक घटक है, जो जो पृथ्वी पर जीव है या पौधे हैं उनका पर्यावरण से संबंध क्या कहलाता है? परिस्थिति कहलाता है। फसल पौधों का उनके पर्यावरण संबंध क्या कहलाएगा? फसल परिस्थिति कहलाएगा। अगला प्रश्न है अपने जनक से बढ़कर एबन संकर वर्धित प्रदर्शन कहलाता है। तो अंतः प्रजनन, जीन विनिमय या प्रभुत्व या संकर ओज। तो इसका सही उत्तर होगा संकर ओज या हाइब्रिड बिगर। जो है अपने जनक से बढ़कर एबन संकर प्रवर्ध, यानी अपने जो माता पिता है उससे जो एबन संकर वर्धित होता है उसके जो गुण है या जो विशेषता है एबन से जो उसके पिता है उससे ज्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे? संकर ओज। निम्नलिखित में से कौन सा झुम खेती का प्राथमिक अवगुण है? जलवायु परिवर्तन, मृदा अपरदन, मृदा संरचना हानि, मृदा पोषक तत्व हानि। तो इसका सबसे बड़ा जो प्राथमिक अवगुण है वो है मृदा अपरदन। झुम खेती में होता क्या है? जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया या उत्तरी उत्तरी पूर्वी इलाका है भारत का, वहां पे जो वहां के जो लोग हैं जो क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं और उस पर चावल या कोई एक फसल को लगातार उगाते हैं। जंगलों को काटेंगे तो मृदा अपरदन तो पहले होगा ना, तो ये क्या कहते हैं? झुम। और जब उन उस मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर वहां पर भी सेम कंडीशन करते हैं या जंगलों को काटते हैं फिर उस पर फसल उगाते हैं। तो यह क्या कौन सी कहते हैं? झुम खेती कहलाती है। अगला प्रश्न है एसिड मिट्टी का पीएच मिलाकर बढ़ाया जाए। कौन से कंपोनेंट को हम मिलाएं या घटक को मिलाएं जिससे एसिड जो एसिडिक मिट्टी है जो अम्लीय मिट्टी है उसका पीएच बढ़ाया जा सके? रेत को मिलाकर, यूरिया, चूना या पोटेशियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर होगा चूने को मिलाकर हम एसिड मिट्टी या अम्लीय मिट्टी का पीएच बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन नहीं है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डीएपी या एमओपी। तो अमोनियम सल्फेट में तो यूरिया नाइट्रोजन होता है, यूरिया में भी होता है नाइट्रोजन, डीएपी में भी 18% नाइट्रोजन होता है। तो लेकिन म्यूरेट ऑफ पोटास में जो है एमओपी में म्यूरेट ऑफ पोटास में जो है क्या नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? म्यूरेट ऑफ पोटास जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने के ग्राम सूट रोग का कारण है? तो इनमें से कौन सा जो है गन्ने के ग्राम सूट रोग का कारण है? तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, कवक या वायरस।
तो सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा जो है गन्ने के ग्रास रूट रोग के लिए रोग का कारण है। अगला प्रश्न है, नंदिनी एक हाइब्रिड चाय प्रकार की लोकप्रिय किस्म है। कौन से जो है, कौन से फ्लावर की नंदिनी एक हाइब्रिड प्रकार की हाइब्रिड चाय प्रकार की लोकप्रिय किस्म है। तो जैस्मिन की, ग्लेडियोलस की, या रोज की, या मैरीगोल्ड की। तो सही आंसर होगा रोज की जो है, रोज की एक नंदिनी एक हाइब्रिड चाय प्रकार की लोकप्रिय किस्म है किसकी, तो वो है रोज की। ठीक है। अगला प्रश्न है, हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा एक महत्वपूर्ण कीट है। कौन सी फसल का कीट है हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा, आप सब जानते हैं, वो है चना या बैंगन ग्राम का। जो हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा एक महत्वपूर्ण कीट किसका है, चना या बैंगन ग्राम का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिट्टी की क्षेत्र क्षमता को आमतौर पर पीएफ माना जाता है कितनी। आमतौर पर जो नॉर्मल जो है मिट्टी की क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 2.0, 4.5, 3.5 या 2.5। तो इसका सही उत्तर होगा 2.5 जो है आमतौर पर मिट्टी की पीएफ वैल्यू जो क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी होती है वो होती है 2.5। पौधों में पॉलीप्लॉइड के प्रेरण के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माइटोटिक अवरोधक है। पौधों में पॉलीप्लॉइड के प्रेरण के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल, जो पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग होती है उसके लिए, उसको प्रेरित करना है, उसको उत्तेजित करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है, एथिलीन, आईए, कोल्चिसिन या ओजोन। तो इसका सही उत्तर होगा कोल्चिसिन। यह प्रश्न जो है 3 एग्जामों में अभी तक पूछा गया है। किसमें, तो एएफओ 2021 में पूछा जा चुका है इसी साल, एएफओ 2021 में पूछा गया है, एनएससी में पूछा गया है इसी साल, और इसमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पौधे की सीमा तक वाष्पोत्सर्जन में पानी खो देता है। तो 99% पौधे 99% की सीमा तक वाष्पोत्सर्जन में पानी खो देते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाले आईपीएस 147 की एक किस्म है किसकी, रागी की, कोदो या बाजरा, सानवा। कौन सी फसल की किस्म है आईपीएस 147? तो यह है कोदो की। कोदो की जो है यह वैरायटी किसकी किस्म है, कोदो की। आईपीएस 147 किसकी किस्म है, कोदो की। एक व्यक्तिगत कृषि स्तर पर कृषि संसाधनों के उपयोग को कम करने के रूप में संदर्भित किया जाता है किसे। एक व्यक्तिगत स्तर, कृषि स्तर पर या अपने फार्म लेवल पर या अपने कृषि संसाधनों के उपयोग, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, कृषि संसाधन है, उनको उपयोग को कम करने के लिए रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, कृषि विपणन को, माइक्रो इकोनॉमिक को, या उत्पादन अर्थशास्त्र को, या फार्म मैनेजमेंट को। तो इसका सही उत्तर जो है फार्म प्रबंधन के लिए जो है एक व्यक्तिगत स्तर, कृषि स्तर पर कृषि संसाधनों के उपयोग को कम करने के लिए के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बैगिंग क्यों किया जाता है, वांछित परागण प्राप्त करने के लिए, पार परागण से बचने के लिए, स्व परागण से बचने के लिए, या विदेशी प्रदूषण से संदूषण को रोकने के लिए। तो इसका सही उत्तर है विदेशी प्रदूषण से
संदूषण को रोकने के लिए। बैगिंग जो है इसलिए की जाती है, कोई अवांछित जीन या कोई जो अवांछित सूक्ष्म कीट या जैसे कोई प्रदूषण है उसको रोकने के लिए जो है हम बैगिंग करते हैं, जो फ्लावर है उसको पॉलीथिन से ढक देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या काली मिट्टी? तो सबसे ज्यादा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो है भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नई कृषि नीति में स्थापित किया गया था, नई कृषि नीति को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 2000, सन 2000 में नई कृषि नीति लाई गई थी। सन 2000 में जो है नई कृषि नीति लाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग का टैग प्रमाणित बीजों के लिए उपयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सा टैग, लाल रंग का टैग, बैगनी रंग का टैग या नीले रंग का टैग या सफेद रंग का टैग, कौन से कलर का जो टैग है प्रमाणित बीजों या सर्टिफाइड सीड के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है नीले रंग का, जो है नीले कलर का टैग जो है सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीजों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क काल में अनुवर्ती उपयोग के लिए पानी का संग्रह और भंडारण है। शुष्क काल में या शुष्क काल में अनुवर्ती उपयोग के लिए, आगे के अनुवर्ती आगे के उपयोग के लिए पानी का संग्रह और भंडारण है। जल भराव, जल सेड, फसल लॉगिन या फसलों का गिरना, जल संचयन। तो इसका सही उत्तर जो है जल का संचयन, जो है हम फसल फ्यूचर के लिए या भविष्य के लिए क्या कहेंगे, जल का संचय ही तो करेंगे। शुष्क काल में जब सूखा होगा तो जल का संचय होगा, तभी तो हम पानी का संग्रह भंडारण करेंगे उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है, सेब आमतौर पर के अंतर पर लगाया, कितने अंतर पर सेब को लगाया जाता है या कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो 6 मीटर से 6 मीटर गुणा 6 मीटर के दूरी पर, पेड़ से पेड़ की दूरी कितना, 6 मीटर के अंतराल पर आम के सेब को लगाया जाता है आमतौर पर, सामान्य तौर पर। पत्ता गोभी एक सब्जी है, 12 मासी, द्विवर्षीय, गर्मियों की या सर्दियों की? तो पत्ता गोभी एक सर्दियों की सब्जी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो एसिड ऑक्सीजन जैव संश्लेषण के लिए अग्रदूत है? किसके लिए? ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण के लिए अग्रदूत है। निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड ऑक्सीजन जैव संश्लेषण के लिए अग्रदूत है? तो कौन सा है? ट्रिप्टोफैन, हिस्टोसिन, ग्लूटामाइन या ऑर्गेनिन? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है एमिनो एसिड ऑक्सीजन जैव संश्लेषण के लिए अग्रदूत है या उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की मल्चिंग इसके लिए की जाती है? खरपतवार के विकास को प्रोत्साहित करना, मिट्टी की उर्वरता को कम करना, मिट्टी की नमी का संरक्षण करना, बाष्पीकरण को प्रोत्साहित करना। मल्चिंग क्या कहलाता है? किसी सब्सटेंस, चाहे वो पुआल हो या पॉलीथिन हो या रेत हो, उससे नमी को मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए हम जो है उसे फसल के जो जो प्लांटेशन क्रॉप है या बड़े पौधे हैं या जैसे या जिसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिनकी जो ज्यादा संख्या में नहीं होते हैं, उनको नमी संरक्षण के लिए मल्च किया जाता है। यह केवल उद्यान में ही काम में लाई जा सकती है, क्योंकि उद्यान में ही हम इसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। हम
फसल में इसको उपयोग, क्योंकि उनपे उनका घनत्व तो ज्यादा होता है, वो संख्या में ज्यादा होते हैं, लेकिन उद्यान फसलें जो है संख्या में कम होती हैं और आसानी से उनको उनमें प्रबंध किया जाता है। तो मिट्टी का संरक्षण के लिए हम मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता पौधे द्वारा कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के उपयोग के लिए होती है? तो इस क्लोरीन, बोरॉन, सेलेनियम, मैग्नीज, तो कौन किसका उपयोग किया? बोरॉन का। बोरॉन का उपयोग जो है पौधों द्वारा कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, JS 335 और JS 9305 उच्च उपज देने वाली लोकप्रिय किस्में किसकी है? तो इसका सही उत्तर जो है होगा, वो होगा सोयाबीन की। सोयाबीन की जो JS 335 और JS 9305 उच्च उपज देने वाली लोकप्रिय किस्में किसकी है? सोयाबीन की। मिट्टी की सामर्थ्य को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मिट्टी की सामर्थ्य को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पेनेट्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मिट्टी की सामर्थ्य को मापने के लिए। थर्मोमीटर का टेम्परेचर को मापने के लिए, डायनेमोमीटर का डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो मैकेनिकल पावर, जो डायनेमोमीटर जो क्या करता है, जो रेवोल्यूशन पावर होता है, रेवोल्यूशन जो होती है उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है डायनेमोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन उंगली की संरचना की तरह उपस्थित होता है? अब नालिका अपर्दन, स्फुर अपर्दन, रिल अपर्दन या सीट अपर्दन? तो जो इसका सही आंसर होगा, रिल अपर्दन जो है उंगली की संरचना, उंगली के आकार की उपस्थिति अपर्दन उंगली की संरचना की तरह उपस्थित होता है। सीट अपर्दन में मिट्टी का पूरी पूरी सतह जो ऊपर का परत होती है, तो पतली परत, वो पूरी पूरी क्या होती है? अपर्दित हो जाती है, या इरोजेड, या एक है अपर्दन, और दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है, या कटाव हो जाता है सीट के। स्फुर यानी कि जब मिट्टी में पानी की बूंद गिरती है ना, तो क्या होता है, जो मिट्टी के कण है वो स्फुटित हो जाते हैं या बिखर जाते हैं, उसे स्फुट अपर्दन। अब नालिका जो बड़ी बड़ी, जो रिल अपर्दन से बड़ी, जो जिसमें हम अब नालिका, जिसमें हम कोई टेक्निक बड़े बड़े जो खड्डे हो जाते हैं या कटाव हो जाता है, उसे अब नालिका अपर्दन कहते हैं। स्वर्ण चावल की कमी को कम कर सकते हैं, किसकी कमी को? स्वर्ण चावल या गोल्डन राइस, किस कौन? कैल्शियम की, विटामिन सी या विटामिन डी, विटामिन ए? जो विटामिन ए की कमी को कम कर सकते हैं, कौन से? स्वर्ण चावल या गोल्डन राइस का उपयोग किस लिए? क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, किसमें? स्वर्ण चावल या गोल्डन राइस में। अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों की कमी से पौधों की पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। कौन से पोषक तत्वों की कमी से पौधों की पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या कैल्शियम? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से, मैग्नीशियम पोषक तत्व की कमी से पौधों की पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है या सूख जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक मिट्टी के कटाव, बाष्पीकरण, वर्षा की बूंदों की गतिज ऊर्जा के प्रभाव को कम करती है? एकाधिक फसल, मल्चिंग, पट्टी फसल या झुम खेती? तो इसका सही उत्तर जो होगा मल्चिंग। मल्चिंग जो है क्या करेगी? मिट्टी के कटाव को रोकेगी, बाष्पीकरण को, जो बाष्पीकरण होता है ना मृदा से, उसको रोकेगी, वर्षा की बूंदों की गतिज ऊर्जा, जो मिट्टी पर वर्षा की बूंदें गिरेगी उसकी गतिज ऊर्जा हो, या जिससे मिट्टी का कटाव रुकेगा उसको कम करेगी। एकाधिक फसल या एक ही फसल को साल दर साल उगाना। पट्टी फसल, पट्टियों में फसल उगाना, या जैसे कोई जैसे एक फसल
उगा दी गेहूं की, दूसरी काउपी की। तो उसमें पट्टियों में पहले ये जो है मृदा कटाव को रोकेगी, और दूसरी जो है ईल्ड के लिए, मृदा कटाव को रोकेगी, साथ साथ ईल्ड भी देगी, उपज भी देगी, लेकिन यह जो है अगली फसल को नुकसान करने से बचाएगी। तो ये पट्टी झुम खेती आपको समझा ही दिया था कि जंगलों को काटकर वहां पर एक फसल को उगाना, और जब वहां की उर्वरा शक्ति कम हो जाए तो दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, यह क्या है, झुम खेती कहलाता है। और वहां पर फिर से जंगलों को काटकर खेती करना। अगला प्रश्न है, पोस्टर से आपका क्या मतलब है? श्रव्य सहायक है, सुनने में तो पोस्टर हमारे सहायक नहीं होता है। अनुमानित दृश्य सहायक है, अनुमानित नहीं है, दृश्य सहायक है। गैर अनुमानित दृश्य सहायक जो एक दीवार या बोर्ड पर चिपकाया जाती है। श्रव्य दृश्य सहायक है। तो गैर अनुमान, तो इसका सही आंसर जो होगा, सही उत्तर जो होगा, गैर अनुमानित दृश्य सहायक जो एक दीवार या बोर्ड पर चिपकाया जाते किसे? पोस्टर को। अगला प्रश्न है, सामान्य मिट्टी में सबसे अधिक बायोमास वाले सूक्ष्म जीव हैं? कौन से जीव है? बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, या कवक है, या शैवाल? तो इसका सही उत्तर बात करें तो कवक जो है सूक्ष्म, सामान्य मिट्टी में सबसे अधिक जो होते हैं कवक होते हैं, या फंजाई होते हैं। सामान्य मिट्टी में सबसे अधिक बायोमास वाले सूक्ष्म कौन से होते हैं? कवक। अगला प्रश्न है, गेहूं की लीफ रस्ट किस कवक के कारण होती है? गेहूं के लीफ रस्ट जो किस कवक के कारण होती है? स्यूडोमोनास के कारण, ओस्टिलेगो के कारण, प्यूकेनिया, या टिल्लेटिया? तो सही आंसर होगा प्यूकेनिया, पक्सीनिया के कारण जो है कवक में लीफ रस्ट होता है। अगला प्रश्न है, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? नर पतंगे को, मादा पतंगे को, मादा कीट को, या कैटरपिलर को? तो फेरोमोन ट्रैप का उपयोग नर पतंगे को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाब के मामले में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रसार विधि या प्रोपेगेशन विधि कौन सी है? एयर लेयरिंग, सीडिंग, बडिंग, या उत्तक संस्कृति? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बडिंग। गुलाब के मामले में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रसार विधि कौन सी है? बडिंग को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं गुलाब के प्रोपेगेशन में या प्रसार में। स्लैश और बर्न कृषि का अर्थ है आलू की खेती, वर्षा आधारित कृषि, झुम खेती, या चावल की खेती? तो स्लैश एंड बर्न, झुम खेती का दूसरा नाम कौन सा? स्लैश एंड बर्न। स्लैश यानी कि दूसरे स्थान को, और बर्न यानी जलाकर, जंगलों को जलाकर, दूसरी जंगलों को जलाकर उसको, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म होने के बाद दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर स्लैश वहां पर खेती करना। तो ये स्लैश एंड बर्न कृषि का अर्थ क्या है? झुम खेती से है। निम्नलिखित में से विषम को पहचाने। आउटब्रीडिंग संवर्धन, हाइब्रिड विगर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, या विषमता? तो इसमें से जो है असंगत कौन सा है? तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है ये असंगत है। आउटब्रीडिंग संवर्धन, हाइब्रिड विगर, विषमता, ये क्या है? ये अच्छे जो है, अच्छे विशेषताएं हैं किसकी? ब्रीडिंग की या फिर प्रजनन की? अगला प्रश्न है, कार्बनिक मिट्टी में की कमी होती है? कार्बनिक मिट्टी में कौन से तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन, लोहा, लोहा, कार्बनिक कार्बन, या तांबा? तो कौन से तत्व की कमी होती है? तांबे की। कार्बनिक मिट्टी में तांबे की कमी होती है। अगला प्रश्न है, गेहूं और जौ के बीज का गर्म पानी उपचार के नियंत्रण के लिए की उपयोग है किसके? पाउडरी, पाउडर फफूंदी, कवर स्मट, जंग, या स्लत स्मट? तो किसके लिए? स्लत स्मट को नियंत्रित करने के लिए गेहूं और जौ के बीच का गर्म पानी उपचार उपयोगी है। अगला प्रश्न है,
शामिल या उपलब्ध उर्वरक तत्व की मात्रा के लिए उपज के संबंध के साथ काम करने वाले एग्रोनॉमी के अध्ययन को कहा जाता है। शामिल या उपलब्ध उर्वरक तत्व की मात्रा के लिए उपज के संबंध के साथ काम करने के वाले एग्रोनॉमी के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, मृदा उर्वरता या मृदा उत्पादकता। तो इसे क्या हम क्या कहेंगे, मृदा उत्पादकता। क्या कहेंगे, मृदा उत्पादकता या मृदा का जो है उत्पादक। क्योंकि शामिल उर्वरक उर्वरक तत्व की मात्रा उपज संबंध से तो उर्वरक का यही संबंध होता है कि उसकी उत्पादकता को बढ़ाता है उर्वरक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम वंशाणु जीन अनुक्रमित फसल है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह है चावल। चावल जो है प्रथम वंशाणु जीन अनुक्रमित फसल है। अगला प्रश्न है, काली काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है। यह रंग में काली होती है, यह कोई कारण नहीं है। यह रेतीली मिट्टी है, नहीं होती रेतीली। यह नमी को बनाए रख सकता है, हाँ ये हो सकता है। यह पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी नहीं है। यह नमी को बनाने में मदद करता है। काली मिट्टी क्या है, जिसमें चिपचिप क्ले कंटेंट ज्यादा हो, जिससे इसमें नमी जो है ज्यादा देर तक बनी रहती है। इस कारण से यह कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। कृषि की वह शाखा जो उद्यान फसल से संबंधित है, कौन सी होगी? एंटोमोलॉजी, यह तो कीट विज्ञान से संबंधित है। बागवानी, यह उद्यान फसलों से संबंधित है। एग्रोनॉमी, फसलों से संबंधित है। या पैथोलॉजी, पादप रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? भोपाल, जबलपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर। तो यह राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो है ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, SGSY के प्रचार के लिए एक कार्यक्रम है। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रचार के लिए एक कार्यक्रम है। मजदूरी रोजगार, सामुदायिक विकास के लिए, बुनियादी ढांचा के लिए और स्व बेरोजगारी के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा स्व बेरोजगारी के लिए। सांसद राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी बोर्ड वर्ष में अस्तित्व में आया? किस वर्ष में सांसद राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सांसद राज्य कृषि विपणन बोर्ड किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 1973 में जो है सांसद राज्य कृषि विपणन बोर्ड अस्तित्व में आया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कहां पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, न्यूक्लियस पर, क्लोरोप्लास्ट पर या गोल्जी बॉडी पर? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है क्लोरोप्लास्ट पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में कहां पर होती है? तो क्लोरोप्लास्ट पर जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, जर्म प्लांट सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जर्म प्लांट सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने, डार्विन ने, मेंडल ने, फिलिप्स ने। तो जर्म प्लांट सिद्धांत बीजमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मध्य प्रदेश के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। किसके उत्पादन में? मक्का उत्पादन में, सोयाबीन, चावल या गेहूं? आप सब जानते हैं कि सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है भारत में पहले स्थान पर या पहला स्थान रखता है। किसके उत्पादन में? सोयाबीन उत्पादन में। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किस वर्ष में शुरू किया गया?
तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना या केसीसी योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है, समाज की प्राथमिक संस्था क्या है? परिवार, ब्लॉक, ग्राम या जिला? तो समाज की प्राथमिक संस्था होती है परिवार। परिवार जो है समाज की प्राथमिक संस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक्सटेंशन शिक्षा का सिद्धांत है? पढ़कर सीखना, करके सीखना, देखने से सीखना, श्रवण से सीखना। करके सीखना जो है, करके सीखना, पहले उसको करना फिर उसे सीखना, एक्सटेंशन शिक्षा या प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। जिन पोषक तत्वों के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा न करने में असमर्थ होता है उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व, लाभकारी पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व या मैक्रो पोषक तत्व। तो उन्हें कहते हैं आवश्यक पोषक तत्व। इनके बिना, इन पोषक तत्वों के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करने में असमर्थ होता है या अपना पूरा जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के साथ संबंधित है? ट्राइसेप, डी डीपीएपी, डीएवाई, एनआरएलएम और पीएमएवाई जी। तो इसका सही आंसर होगा ट्राइसेम। पीएफ मान एक मापक है मिट्टी की नमी का, मिट्टी वातन का, मिट्टी क्षारीयता का, मिट्टी के तापमान। पीएफ मान मिट्टी की नमी का एक माप है। निम्नलिखित में से कौन 2020 में भारत में सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है 2020 में भारत में सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में? सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो उसका आंसर है पंजाब। पंजाब में भारत का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है। भारतीय कृषि के आम चरित्र अर्थव्यवस्था है तो वो है भूमि अधिशेष, श्रम अधिशेष, भूमि का डर, श्रम अधिशेष। तो सही उत्तर क्या होगा? भूमि का डर या श्रम अधिशेष। पहले से ही उत्तर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम या नाइट्रोजन? तो कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, खनिज की आवश्यकता होती है? तो आयरन। क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। मिट्टी के कटाव की जांच या नियंत्रण द्वारा किया जा सकता है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर सिंचाई, वनों की कटाई, वनस्पति कवर द्वारा वनस्पति को की मल्चिंग करके जो है मिट्टी के कटाव को नियंत्रण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य में एक विशाल विविधता और ऑर्किड के विभिन्न प्रकार की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां हैं कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर इसका होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है एक विशाल विविधता और ऑर्किड के लिए के विभिन्न प्रकार की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां हैं कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विस्तार कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है जब ग्रामीणों का साक्षर खंड भाग लेता है, या प्रसार एक्सटेंशन कार्यक्रम या प्रसार कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है जब ग्रामीणों का साक्षर खंड भाग लेता है, अधिकांश ग्रामीण भाग लेते हैं, स्थानीय नेता भाग लेता है या ग्राम पंचायत सदस्य भाग लेते हैं? अधिकांश ग्रामीण भाग लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकांश ग्रामीण भाग लेते हैं। विस्तार कार्यक्रम में लोग महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पूसा रतन
किसकी किस्म, एक किस्म है गेहूं की, मूंग सेम की, या बाजरा की, या चावल। तो यह मूंग सेम की एक जो है पूसा रतन एक किस्म है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ग्रीष्मकालीन आलू, आलू तो देखो ग्रीष्मकालीन नहीं है। खरीफ की फसल चावल, चावल खरीफ की फसल है। जायद की फसल हरा चना, गिनीर ग्राम जायद की फसल है। और रबी की फसल गेहूं, रबी, लेकिन आलू ग्रीष्मकालीन नहीं, ये है रबी की फसल है या शीतकालीन फसल है आलू। भारत में सब्जियों की जैविक खेती ऋण की राशि शामिल जाएगी तो 5,000 प्रति हेक्टेयर, 20,000 प्रति हेक्टेयर, 10,000 प्रति हेक्टेयर, 50,000 प्रति हेक्टेयर। अगर कोई किसान जैविक खेती करता है तो उसे सरकार के द्वारा 10,000 प्रति हेक्टेयर रुपए दिए दिए जाते हैं। पीली क्रांति से संबंधित है तेल बीज उत्पादन से, आलू उत्पादन से, जूट उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। तो तेल बीज उत्पादन से जो है पीली क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसे किसान आंदोलन का जनक और किसान सभा का संस्थापक माना जाता है? किसे किसान आंदोलन का जनक और किसान सभा का संस्थापक माना जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, या महात्मा गांधी? तो इसके सही उत्तर की बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान आंदोलन का जनक और किसान सभा का संस्थापक भी हैं। कौन? स्वामी सहजानंद। बेहतर फसल उत्पादन के लिए भूमि की उचित तैयारी के लिए पांचवा चरण कौन सा हुआ? मिट्टी का ढीलापन और खुरचना, निराई और बुआई, मिट्टी की गहरी जुताई, मिट्टी को मोड़ना और ढीला करना। मिट्टी, तो सही आंसर होगा मिट्टी को मोड़ना और मिट्टी का ढीला करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्न स्मट का कारण है? अस्टिलैगो टीटीसी, अस्टिलैगो होर्डेई, पायरिकुलेरिया ओराइजी, अस्टिलैगो मेडिस। तो कॉर्न स्मट कौन से आप समझे? मेज या मक्का। तो मेडिस, मेडिस क्या है? अस्टिलैगो मेडिस जो है कॉर्न स्मट का कारण है। अगला प्रश्न है, सिंचित धनिया फसल की बीज दर केजी प्रति हेक्टेयर कितनी होगी? सिंचित धनिया की बीज दर, तो इसका सही उत्तर जो होगा 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर जो है सिंचित धनिया की फसल बीज दर होगी। अगला प्रश्न है, संगठन कृषि और ग्रामीण विकास की ऋण जरूरतों को देखभाल करता है? एसबीआई, एफसीआई, नाबार्ड, या आईसीआर? तो जो है कृषि और ग्रामीण विकास की ऋण की जरूरतों को नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है एक देखभाल करता है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में कौन सी फसल सर्वाधिक प्रभावी है? गेहूं, चना, जूट, या कपास? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह है चना। चना क्या होता है, इसकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत ज्यादा फैल जाती है, जिससे जो मिट्टी के कण वो बांध लेती है, जिससे मृदा का अपरदन कम होता है। किस वर्ष में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान शुरू हुआ? या ग्रो मोर फूड अभियान शुरू हुआ? तो वो 1948 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान शुरू किया गया था। जड़ का कौन सा हिस्सा पानी और खनिजों को अवशोषित करता है? एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, रूट हेयर, रूट कैप? तो इसका सही आंसर होगा रूट हेयर जो है पानी और खनिज को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत वर्तमान में खड़ी फसल की कटाई से पहले अनुवर्ती फसल बोई जाती है? खड़ी फसल है उसकी कटाई से पहले अनुवर्ती यानी आगे की फसल को बो दिया जाता है। अनुक्रमिक फसल में, फसल विविधीकरण, रिले अंतर फसल में, फसल रोटेशन में। रिले क्रॉप में जो क्या करते हैं, जब पहली फसल मैच्योरिटी या परिपक्व हो जाती है तो उसमें दूसरी फसल को रोप दिया जाता है उसकी कटाई से पहले ही।
दूसरी फसल को या आने वाली फसल को रोप दिया जाता है। ये किसमें होता है? रिले अंतर फसल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की महत्वपूर्ण प्रधान खाद्य फसल है? सोरगम, गेहूं, मक्का, चावल। तो इसका सही उत्तर जो होगा, चावल जो है भारत की महत्वपूर्ण प्रधान खाद्य फसल है। अगला प्रश्न है, जब मैं यह महसूस करता हूं कि मैं जिस संस्कृति को स्वीकार करता हूं और उसका अनुसरण करता हूं वह दूसरों से बेहतर है, तो मैं हूं जियोसेंट्रिक, कल्चर सेंट्रिक, या सोशनो सेंट्रिक, या एथोनेस्ट्रिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एथेनोस्ट्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत प्रबंध का उद्देश्य है? पोशाक का प्रबंधन, पोषक, कीट के प्राकृतिक दुश्मनों में वृद्धि, जो कीट के प्राकृतिक दुश्मन है उनमें वृद्धि, हानिकारक आबादी के नीचे कीट आबादी रखना, या कीटों को मारना। तो इसका जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य जो है, कीट एकीकृत प्रबंधन का उद्देश्य जो है वह है हानिकारक आबादी के नीचे कीट आबादी रखना। हानिकारक जो है आबादी से कीट आबादी को नीचे रखना। अगला प्रश्न है, क्षेत्रों को सीढ़ीदार बनाना मिट्टी संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है? पहाड़ी, रेगिस्तानी, मैदानी, या नदी। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों को सीढ़ीदार, जब जब ढलान ज्यादा होता है, पहाड़ी एरिया होता है, वहां पे क्या होता है, क्षेत्रों को सीढ़ीदार बना देते हैं जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। ये कहाँ पे करते हैं? पहाड़ी। ग्रीन जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का शुद्ध मूल्य, पर्यावरण गिरावट के कारण हुई लागत में छूट के बाद, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली लागत में छूट के बाद जीडीपी का शुद्ध मूल्य, एनआईआर, एनआरआई चुनाव विकल्प द्वारा अर्जित धन में छूट के बाद सकल घरेलू उत्पाद का शुद्ध मूल्य, मानव निर्मित विनाश के कारण होने वाली लागत में छूट के बाद जीडीपी का शुद्ध। तो सही उत्तर होगा सकल घरेलू उत्पाद का शुद्ध मूल्य, पर्यावरण गिरावट के कारण हुई लागत में छूट के बाद, शुद्ध मूल्य पर्यावरण गिरावट। यहाँ पे होगा सकल घरेलू उत्पाद का के कारण हुई लागत में छूट के बाद का शुद्ध मूल्य पर्यावरण गिरावट। ठीक है, इसी के साथ ग्रामीण कृषि विस्तार का 11 फरवरी 2021 का पेपर खत्म होता है। आगे लेके आएंगे 10 फरवरी को हुआ ग्रामीण कृषि विस्तार का क्वेश्चन पेपर। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। विजन एग्री एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। उस पर आपको सारे एग्रीकल्चर के पीडीएफ या कृषि से संबंधित हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ जो आपके कृषि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।